हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सिटीजनशिप एक्ट 1955 की पार्ट 2 वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने सिटीजनशिप एक्वायर करने के 3 तरीकों को देखा था, बाय बर्थ, बाय डिसेंट और बाय रजिस्ट्रेशन। चलिए अब सिटीजनशिप एक्वायर करने की नेक्स्ट कैटेगरी को देखते हैं, जिसका नाम है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ये कैटेगरी अप्लाई होती है उन फॉरेन नेशनल्स पर जो इंडियन ओरिजिन के नहीं है। अब इस कैटेगरी से रिलेटेड कुछ कंडीशंस भी देखते हैं। इस कैटेगरी में जो भी अप्लाई करता है उसके पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड देखा जाता है, और खास करके 15th ईयर का, जिस साल वो बंदा नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करता है। एप्लीकेशन की डेट के पिछले 12 के 12 महीने एप्लीकेंट जो है वो इंडिया में ही रह रहा होना चाहिए, और उसके पहले के 14 सालों में कुल मिलाकर एटलीस्ट 11 साल एप्लीकेंट जो है वो इंडिया में रह रहा होना चाहिए। तो इस तरह देखा जाए तो कुल मिलाकर 12 साल रहना जरूरी है नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। ये तो बस अभी दो ही कंडीशन हुई है, कंडीशंस और भी है। तीसरी कंडीशन ये है कि इंडिया के 8th शेड्यूल में जो टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से एटलीस्ट एक लैंग्वेज की ठीक ठाक नॉलेज एप्लीकेंट को होनी चाहिए। इसके अलावा एप्लीकेंट एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए, और हाँ, ये भी देखा जाएगा कि भारत की नागरिकता मिलने के बाद क्या वो इंडिया में और ज्यादा रहना चाहता है, या जस्ट उसके बाद उसका काम खत्म हो रहा है और वो चला जाएगा। बट इतना सब करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि एप्लीकेंट की नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। एक्चुअली बात यह है कि इंडिया सिर्फ उन देशों के नागरिकों को नेचुरलाइजेशन के थ्रू नागरिकता देता है जिन देशों में भारत के नागरिकों को भी नेचुरलाइजेशन के थ्रू उनके देश में नागरिकता मिलती हो। यानी अगर ये भाई साहब किसी ऐसे देश को बिलोंग करते हैं जहां पर इंडियंस को नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप नहीं मिलती है, तो इनकी सारी मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाएगी। और हाँ, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, इसीलिए जैसे ही इन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी, इन्हें अपने ओरिजिनल देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। हमने नेचुरलाइजेशन की काफी सारी कंडीशन देखी, लेकिन नेचुरलाइजेशन के केस में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। कुछ स्पेशल केसेस में गवर्नमेंट इन कंडीशंस को रिलैक्स कर सकती है। मान लो अगर बिल गेट्स इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उनको 14-15 साल वेट कराएगी? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस में तो गवर्नमेंट अपने इन कंडीशंस को वेव ऑफ कर सकती है, ऐसा प्रावधान है। ये थी सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। और लास्ट कैटेगरी है सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यानी अगर इंडिया कोई टेरिटरी एक्वायर करता है तो उस टेरिटरी में रहने वाले लोगों के लिए ये कैटेगरी अप्लाई होती है। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तभी के तभी तय करेगी कि उस टेरिटरी में रहने वाले किस इंसान को भारत का नागरिक माना जाएगा और किसको नहीं। अब थोड़ा सिटीजनशिप एक्ट के अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं। वैसे तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 को पार्लियामेंट ने कई बार अमेंड किया है, जैसे कि 1957, 1960, 1985, 86, 1992, 2003, 2005, 2015 और अभी रिसेंटली 2019 में भी। 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके ऊपर काफी हल्ले हुए हैं, तो उससे रिलेटेड थोड़ी जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। 2019 अमेंडमेंट जो है वो लिंक्ड है 2003 के अमेंडमेंट से। देखो, सिटीजनशिप एक्ट 2003 में अमेंडमेंट के थ्रू एक टर्म ऐड की गई थी। वो टर्म थी इलीगल माइग्रेंट। और पहली बार ये डिफाइन किया गया था कि इलीगल माइग्रेंट्स कौन होते हैं। इलीगल माइग्रेंट्स उन लोगों को बताया गया था जो बिना ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स और वीजा के इंडिया में घुस आते हैं, और वो लोग भी जो वीजा एक्सपायर होने के बाद भी इंडिया में ही पड़े रहते हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के हिसाब से एक इलीगल माइग्रेंट के लिए इनमें से कोई भी कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं होती है। ना सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, ना सिटीजनशिप बाय डिसेंट, और ना ही नेचुरलाइजेशन। और इलीगल माइग्रेंट्स के बच्चे भी अगर इंडिया में पैदा होते हैं तो उनको भी इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में यहाँ पर यह बदलाव हुआ कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 देशों से अगर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अगर बिना ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर आते हैं, या फिर वीजा एक्सपायर होने के बाद भी यहाँ पर रह रहे हैं, तो उन्हें इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। यानी धर्म के आधार पर यह चूज किया जा रहा है कि इलीगल माइग्रेंट है या नहीं, इररेस्पेक्टिव ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स या वीजा के ऊपर। तो इसी के ऊपर थोड़ा विवाद है। हालांकि एक पक्ष ये है कि ये कम्युनिटीज इन 3 देशों में माइनॉरिटीज हैं, और इंडिया इन माइनॉरिटीज को रक्षण देना चाहता है। तो हमने देखा कि किस तरह हम सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझ पाए हैं कि सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू सिटीजनशिप एक्वायर कैसे की जा सकती है। अब हम समझेंगे कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 सिटीजनशिप लूज करने के बारे में क्या कहता है। यहाँ पर हमें सिटीजनशिप लूज करने के 3 तरीके मिलते हैं: रिनंशिएशन,
टर्मिनेशन और डेप्रिवेशन। रिनंसिएशन का मतलब है कि अगर कोई सिटीजन अपनी खुद की इच्छा से इंडियन गवर्नमेंट को ये डिक्लेरेशन सबमिट करता है कि मैं इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना चाहता हूं, तो इसे लॉस ऑफ सिटीजनशिप बाय रिनंसिएशन कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में उस इंसान की अगर 18 साल से कम का कोई बच्चा है, तो उसको भी भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। सिटीजनशिप लूज करने का दूसरा तरीका है बाय टर्मिनेशन। यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी भारत का नागरिक किसी भी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करता है, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप का तीसरा तरीका है बाय डेप्रिवेशन। इस तरीके में हम एक एक करके वो 5 कंडीशंस देखेंगे जिनसे इंडियन गवर्नमेंट किसी भी इंडियन सिटीजन की नागरिकता छीन सकती है। एक कंडीशन तो ये है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट को पता चला कि बंदे ने सिटीजनशिप लेने के लिए किसी भी तरह का कोई फ्रॉड किया था, मतलब कोई जाली डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वगैरह वगैरह, तो उस केस में सिटीजनशिप तुरंत वापस ले ली जाएगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है जिससे ये पता चलता है कि नागरिक जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल है, तो भी उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। इंडियन सिटीजनशिप उस कंडीशन में भी छीन ली जा सकती है अगर पता चले कि कोई नागरिक वॉर के समय दुश्मन देश के साथ किसी भी तरह का कोई इलीगल कम्युनिकेशन या फिर ट्रेड में सम्मिलित पाया जाता है तो भी। और हाँ, भारत में अगर कोई भी नागरिक 7 साल या उससे ज्यादा समय के लिए भारत से दूर रहता है, तो उस कंडीशन में भी उसकी भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। और लास्ट कंडीशन उन सिटीजन्स के लिए है जो रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजन बने हैं और सिटीजनशिप लेने के 5 साल के अंदर अगर वो किसी दूसरे देश के जेल में 2 या 2 साल से अधिक बंदी रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी उनकी इंडियन सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। तो ये था लॉस ऑफ सिटीजनशिप बाय डेप्रिवेशन। और इस तरह हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 का टॉपिक भी खत्म हो गया।